So let's start everyone. We are starting very important chapter, accounts of holding companies. होल्डिंग का जो हम जनरल मीनिंग लेते हैं वो है किसी को होल्ड करना. अगर जैसे आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर होल्ड होता है, उनकी बात तो आपको माननी पड़ती है. क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर फंडिंग आपको या 100% फंडिंग वही करते हैं. आप उनकी बात को मना नहीं कर सकते कभी भी. तो होल्डिंग कंपनी पे जब हम होल्ड करते हैं, किसी भी कंपनी को अगर आपने अपना सब्सिडरी कंपनी बनाना है, होल्डिंग के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं. वन इज होल्डिंग जिसमें तुम होते हो, दूसरा जिसके ऊपर तुम्हारा होल्ड है उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी. क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी. उसके लिए आपको उस कंपनी के 50 से ज्यादा % शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं. बेटा आपको साउंड आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर. आपको उसके लिए 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं, जैसा कि थ्योरी में लिखा हुआ है यहाँ पे. थ्योरेटिकली हम इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट फाइनली हम न्यूमेरिकल चले जाएंगे. अ होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच एक्वायर्स ऑल, या सारे या मेजोरिटी, दैट इज. हाँ, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में कभी भी, हम बोलते हैं मेजोरिटी विंस. तो अगर आप 10 स्टूडेंट हो, वो 7 ने कह दिया ये चैप्टर होना है तो वही होना है बस वो, या 6 ने भी कह दिया. अब प्रॉब्लम टाइप हो जाता है. अगर 5 और 5 हो जाए फिर वहां डिसीजन लेना मुश्किल है क्योंकि टाई हो गया. लेकिन अगर एक तरफ डिसीजन है, 7 स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारा चैप्टर ये होना चाहिए स्टार्ट, तो वही होगा बिकॉज आपका होल्ड है फिर ग्रुप के अंदर, क्योंकि आपकी मेजोरिटी है. हर जगह ये बात अप्लाई होती है. इसलिए सिंपल फंडामेंटल यहाँ में लॉ में भी, कंपनीज एक्ट में भी यही लिखा गया है. आप किसी कंपनी के 50% शेयर्स परचेज कर लो, आप उस कंपनी के होल्डर बन जाओगे, होल्ड हो जाओगे. रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर बनने, अंबानी फैमिली को उतार दे वहां से, 50% शेयर परचेज कर लो बस, उससे ज्यादा सॉरी. तो उनके पास क्या है ना, 50% ज्यादा शेयर्स हैं, वो मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं. अब जब मान लो मेरे पास 55% शेयर्स हैं रिलायंस कंपनी की, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा हु विल बी डायरेक्टर. जब मैं खुद को बना लूंगा या मैं अपॉइंट करूंगा, मैं चेयरपर्सन बन जाऊंगा, चेयरमैन, वो बन जाएगा डायरेक्टर, एमडी. ये सब लोग कौन अपॉइंट करते हैं? कहने के लिए होता है, शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं. किसके अंदर? एनुअल जनरल मीटिंग में. बट वो शेयर होल्डर कौन होते हैं वहां पे? जिसके पास 100-200 शेयर हो उसको तो बुलाते भी नहीं, वो तो होता भी नहीं वहां. कौन होता है? जो मेजर शेयर होल्डर है. एक तो ये पॉइंट है. दूसरा, जब हमने किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए, वो कंपनी आपके लिए बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी, और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल, सॉरी, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा. तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया होल्डिंग के बारे में. A has purchased 60% shares of B company, so now A is a holding company. उसके पास B कंपनी के 60% शेयर्स है. क्लियर? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही बनेंगे, कंट्रोल उनके पास ही होगा. फिर थ्योरी चलती है, वो बात की बात है जिसको थ्योरी में जाना हो. एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, जब आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करोगे उसके बाद ही आप कर पाओगे इसको. ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए 90% केस में फेमस है. 15 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर में से आता है. रेस्ट एग्जामिनर की चॉइस है. अगर वो लिक्विडेशन और अमलगामेशन में से डालेगा तो फिर होल्डिंग में से तो नहीं आएगा, क्योंकि आपकी यूनिट 4 में 4 चैप्टर्स हैं, चारों के चारों बराबर इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है. फिर भी उनमें से 3 को तो हम मानते ही हैं, अमलगामेशन, लिक्विडेशन, होल्डिंग. तो क्वेश्चन में देखते समझ आओगे कि इस बार किस में से आया है. तो होल्डिंग में से अगर न्यूमेरिकल आता है तो 90% चांस है. थ्योरी के 10% चांस रहते हैं. वो थ्योरी कौन सी आती है? ये वाली वाली जो आपके सामने है अभी. एक्सप्लेन द टर्म्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट. ये सब कुछ आपको तब समझ आएगा जब आप मेरे से न्यूमेरिकली समझ लोगे. मींस आज जब घर जाओगे तो आपको ये सब आता होगा. कब जाओगे आई डोंट नो, पर जब जाओगे आपको ये सब आता होगा. और संडे क्लास तो है ही हमारी लॉन्ग क्लास, तो होल्डिंग को हम होल्ड करके रहेंगे मंडे से पहले. क्लियर? माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये सब बताता हूँ मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू. रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. मींस इसकी थ्योरी है ही नहीं, देखा ना आपने, खत्म हो गया, क्योंकि इसकी थ्योरी न्यूमेरिकल थ्योरी है. अगर आती भी है तो ये मान के चलो कि आपको आती होगी, आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो. एक बार रीड करोगे आपको याद हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद तो फिर एग्जाम्पल स्टार्ट होगी. अब इसके न्यूमेरिकल्स में चलते हैं बेटा. ठीक है,
और हम अभी लाइव करेंगे, करिए 2-3 क्वेश्चन लाइव करेंगे इस चैप्टर के, तभी समझ आएगा, ठीक है। और ये चैप्टर वो चैप्टर है जिसमें लिंक रहेगा। आपने अगर एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया तो सेकंड क्लास में नहीं आ पाओगे। सेकंड क्लास में आने से पहले आपको वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे नहीं होते, जैसे सीबीबी चल रहा था, ओपन चैप्टर था, है ना। आप एक क्लास लगा लो, नेक्स्ट मंथ लगाओ, फिर थर्ड में आ जाओ, तब भी समझ आ जाएगा, क्योंकि बेसिक फर्स्ट डे हो गए बस। यहाँ नहीं होगा, डेली नए बेसिक्स होंगे, रेगुलर ये चैप्टर चलेगा जब तो ये खत्म नहीं होता। इसके 20 क्वेश्चन होते हैं, बैक टू बैक सारे करने होते हैं हमें, चॉइस कोई नहीं क्रॉस करने वाली, है ना। 20 के आसपास 1-2 क्वेश्चन गलत है वो हम क्रॉस कर देंगे, बट बाकी सारे करने हैं। वो सारे क्वेश्चन मिला के एक स्टोरी कंप्लीट होती है, एक भी क्वेश्चन को पेंडिंग छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन 1 सिखाएगा, 2, 3, 4, 5, हर एक क्वेश्चन आपको एक लेसन देगा। 20 क्वेश्चन से आपको 20 लेसन मिलके फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपके काम आएंगे किसी एक क्वेश्चन में जो फाइनल एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहले से आपका माइंडसेट कर रहा हूँ, एब्सेंट नहीं होना है बिल्कुल भी। हो गए तो फिर रिकॉर्डिंग देख के आना है क्लास में, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास आपको समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करें बुक के अंदर जो दिए। ऑनलाइन कौन कौन है अभी, नेम्स बताएं अपने। डायमंड। अंशुल, यस सर। हार्दिक, काजल, यस सर। यस ओके, ठीक है। ये चैप्टर के लिए भी देखो अटेंडेंस नहीं है स्टूडेंट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अभी जस्ट मैंने एक रफली सा आउटलाइन दिया है चैप्टर का। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ओपन करें, होल्डिंग कंपनी का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्वेश्चंस इंटरलिंक्ड हैं, यदि कहीं एक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक हेडिंग लिखा हुआ है आपको, हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ हेडिंग लिखा मिलेगा। ये चैप्टर सब चैप्टर से अलग ही है, हर चैप्टर अलग देखा जाए तो। लिक्विडेशन का अलग फंडा था। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लिंक में चलता है। तो हर क्वेश्चन के साथ बुक ने भी आपको ब्रैकेट्स लगा के दिए हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है। और मैंने अभी बताया आपके ज्वाइन करने से पहले आरुष जी कि 20 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस के अंदर पॉइंट्स हैं, हर एक क्वेश्चन आपको सिखाएगा मनोज, तो इसलिए आप किसी को मिस मत करना क्वेश्चन को। वेयर ऑल शेयर्स आर विद होल्डिंग कंपनी, ये सबसे इजीएस्ट जो हम क्वेश्चन बोलते हैं वो है जिसमें 100% शेयर किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है। मैं रिपीट कर देता हूँ, होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है, जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, वो 60 हो, 70 हो, 80 हो या 100 हो, और जिस कंपनी के हैं वो कंपनी हमारी बन गई सब्सिडरी। जबकि दो कंपनी अलग अलग वो करेंगी। हमें नहीं पता ना एलजी कंपनी के पास सैमसंग कंपनी के शेयर्स ही हों 60%, कौन किस कंपनी का शेयर होल्डर है वी डोंट नो। दो कंपनी अलग अलग चल रही है, एलजी अलग चल रहा है, सैमसंग अलग चल रहा है। लेकिन सैमसंग कंपनी अगर एलजी के शेयर्स परचेज कर लिए तो सैमसंग कंपनी डिसीजन टेकर हो जाएगी अबाउट एलजी। दो कंपनी चलेंगे अलग ही। ओके, इस चैप्टर में भी हमें बैलेंस शीट बनानी है। मेन यहाँ पे हुआ करेगा कि आपको वर्किंग नोट्स के बाद क्या बनाना है, बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में आपके लिए गुड लक क्या है, बढ़िया क्या है, नो जर्नल एंट्री, नो अकाउंट मेकिंग, ना जर्नल है ना लेजर है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या रहेगा वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बनाओ, बैलेंस शीट ड्राइंग करनी है। बैलेंस शीट के ऊपर जब एक लेक्चर भी आपको मिल जाएगा तो आपको आती होगी, तो आपका मेन फोकस किस पे रह जाएगा, वर्किंग नोट्स पे। इस चैप्टर की तैयारी है, ठीक है, सब माइंड में सेट है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। H Limited acquired all shares in S Limited. It means H Limited क्या बन गया, holding on 1st January 2020 and liabilities and assets of the two companies are given to you. हर क्वेश्चन में आपको दो कंपनीज की बैलेंस शीट गिवन होगी ताकि हम उसको मिलाकर एक बना सके। H और S दो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग ही रहेंगी, यहाँ अमलगामेशन नहीं हो रहा। देखो ना हर चैप्टर यूनिट 2 का जो एक जैसा सही है, या तो कंपनी बंद हो रही है लिक्विडेशन, या एक कंपनी बंद होकर दूसरी कंपनी उसको परचेज कर रही है अमलगामेशन। यहाँ एक कंपनी बंद होने की बजाय दूसरी कंपनी को रिक्वेस्ट करती है कि तू मेरे 60% शेयर परचेज कर ले, मेरा क्या बन जा, होल्डिंग बन जा, कुछ ऐसा है। कोई कंपनी अगर बंद हो रही है तो उसको बचाने का तरीका भी होता है ये। तो इस तरह से एच ने क्या किया, एक स्मॉल कंपनी या एस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए
वो आपको कहाँ दिखेंगे, देखो चेक करो, एसेट साइड, एच कंपनी के एसेट साइड दिखेंगे बेटा, ऑल शेयर्स इन एस लिमिटेड एट कॉस्ट। कॉस्ट तो पता है ना कि जिस पे खरीदा, क्योंकि जिस कंपनी के शेयर्स हैं वो कंपनी अपनी बुक्स में उनको कैसे दिखाएगी, फेस वैल्यू पे, वहां फेस वैल्यू पे दिखेंगे। जैसे एस कंपनी बैलेंस शीट में जाओ, कितने शेयर्स हैं एस कंपनी के, 30,000। तो बेटा ये 30,000 के 30,000 शेयर्स एच ने खरीद लिए, पर किस पे खरीदे, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस, जिस पे खरीदा मेरे लिए तो वो कॉस्ट है। अगर 30,000 का मोबाइल मुझे हाई डिमांड के चलते ब्लैक पे मिल रहा है 50,000 में, मैं तो खरीद लिया, मेरे लिए तो फोन कितने का है, 50 का ही है, मेरे लिए कॉस्ट क्या है 50। अब बोलो सर ये तो 30 का मिलता है, तो मिलता होगा, अभी तो नहीं मिल रहा ना, अभी तो मैंने इसको 50 में बड़ी मुश्किल से खरीदा है, तो मेरी कॉस्ट तो क्या है भाई 50,000 ही है, चाहे मुझे उसमें फायदा होगा नुकसान होगा, मुझे ये मोबाइल चाहिए था, मैंने खरीद लिया, दैट इज माई कॉस्ट। नहीं समझे, एक एक लाइन करके सेंटेंस मेकिंग होगी, क्लियर इतना पॉइंट। एच कौन है, होल्डिंग, उसके पास क्या है, एस के शेयर्स सारे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 30 है और कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस 50। आगे बढ़ते हैं, अब जो नीचे दिया बेटा एडजस्टमेंट में, सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,000 ऑन 1 अप्रैल 19। हमने किस दिन शेयर खरीदे, अब ये बात इंपॉर्टेंट आएगी, किस दिन खरीदे बेटा, 1 जनवरी। तो कहते जिस दिन हमने शेयर्स खरीदे, नहीं 1 जनवरी है न्यू बुक्स में, ठीक है 1 जनवरी, ठीक है, मैं यहाँ डेट लिख लेता हूँ आपके लिए, यहाँ लिखता हूँ 1 जनवरी 20 को मैंने शेयर खरीदे, और उससे पहले जो डेट थी, जो स्टार्टिंग डेट जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा क्या होती है 19। इट मींस आपको पता है फाइनेंशियल ईयर तो बेटा 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट होता है ना, वो वहां स्टार्ट हुआ, इट मींस एस कंपनी ने, ध्यान समझना लिखने वाला कुछ नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, मतलब पेन कॉपी सब ड्रॉ कर दो, तो उस पे एनर्जी वेस्ट करनी, आराम से बैठ लो समझिए। अप टू 10 क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन तक आपको सिर्फ बेसिक सीखने हैं, 11 से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आपका होमवर्क है, लिखवाने की चीज कुछ आएगी तो बताऊंगा क्या है, अभी पॉइंट्स को समझते पहले। 1 अप्रैल 19 को एक बैलेंस शीट दी थी एस लिमिटेड की, जहां उसके पास 3,000 रुपए का सरप्लस पड़ा है। तब तो एस को पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब 9 मंथ्स के बाद 1 जनवरी आई, तो वहां उसे परचेज कर लिया गया। किसने परचेज किया, एच ने। ये पूरी स्टोरी इमेजिनेशन में आपके दिमाग में चाहिए। दोबारा पूछता हूँ, 1 अप्रैल को क्या था, एस लिमिटेड थी, और उसकी बैलेंस शीट में क्या पड़ा था, सरप्लस। 9 मंथ्स के बाद उस कंपनी को खरीद लिया एच ने, तो बताओ वो सरप्लस किसका हो गया, एच का हो गया, पक्का। लेकिन अब जो सरप्लस दिया बैलेंस शीट में वो कितना है, एस का, और पहले कितना था, कुछ समझ आ रहा है इससे, कि पहले 3,000 था, और ईयर के एंड तक आते आते 31 मार्च 20 तक आते आते बेटा कितना हो गया, इसका मीनिंग क्या है, 7,000 बढ़ गया, 7,000 से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये उसका करंट ईयर का प्रॉफिट है। हम एस जैसी कंपनी की बात को समझ रहे हैं। एस एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, वो कहती मेरी छोटी सी दुनिया है, 1 अप्रैल को मेरे पास 3,000 था, और इस ईयर के एंड पे 31 मार्च 2020 को मेरे पास 10,000 है, तो बताओ मुझे क्या हुआ। और तुम अकाउंट्स पढ़ के बैठे हो यहाँ पे इतनी बड़ी +1 से, तो तुम बोलोगे प्रॉफिट हुआ, 7,000 का क्या हुआ तुम्हें, प्रॉफिट हुआ। समझ गए ध्यान से, क्लियर है। अब कुछ बातें समझने की बात आएगी। स्क्रीन चेंज होगी बेटा सबके लिए, Yes, sir. अब यहाँ पर क्योंकि थ्योरी में जो वर्ड्स हैं एक्सप्लेन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये सब आपको न्यूमेरिकल से समझ आ जाएंगे।
फिर थ्योरी में याद करके जाना एग्जाम में, कई बार बच जाओगे। हो सकता है अमलगमेशन का न्यूमेरिकल ना आता हो और होल्डिंग की ये वाली थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, बहुत इजी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, याद करके जाना। रेवेन्यू और कैपिटल, और जिस दिन चैप्टर ओवर होगा मुझे याद भी करवाना, हम इसकी थ्योरी को एक बार ओपन करके रीड कर लेंगे। यहां पर दो प्रॉफिट्स की बात आएगी, एक कौन सा प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। हम किस कंपनी को परचेज कर रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, जो एस कंपनी के पास उस दिन पड़ा है जिस दिन 1 जनवरी 20 को आपने उसे परचेज किया था, उस दिन जो उसके पास पड़ा है वो उसका क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल ये बेटा एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है, आपने खरीदा, जिस दिन आपने खरीदा उस दिन इसके नीचे खजाना पड़ा हुआ, 400-500 साल पुराना खजाना पड़ा है इसके अंदर, आपको तो नहीं पता, वो लैंड आज सेक्टर 20 हो सकता है, 500 साल पहले पता नहीं क्या था, ठीक है ना। चंडीगढ़ तो वैसे लेटेस्ट बना दी। तो इस प्लॉट के नीचे खजाना है, किसका है, जिसे खरीदा। इट मीन जब प्लॉट खरीदा तो विद दैट ट्रेजरी, विद दैट खजाना खरीदा आपने, वो सारा आपका, राइट। अब ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है कि जब आप प्लॉट खरीदे हो तो साथ में आपको वो भी मिल रहा है जो उसके अंदर है। अब इसके अंदर ट्री है, ट्री भी आपका हो, इस प्लॉट के अंदर क्या क्या है, सब आपका है, नेगेटिव चीजें भी होंगी और पॉजिटिव होंगी, है ना। तो जो नेगेटिव है वो भी आपका है, पॉजिटिव आपका है। मान लो 3-4 स्नेक्स वहां रहते हैं, वो भी आपके हो गए, अब आपके हैं वो, संभाल लो, बुलाओ किसी को निकलने के लिए। अब थोड़ी नेबर को या किसी को बोलोगे कि आप करो, बोलेगा आपका प्लॉट है, आपने खरीदा ना, आपका भी। खजाना निकले वो भी आपका, कोई नेगेटिव चीज निकले वो भी आपकी, तो आपका है वो। दैट इज कॉल्ड ऑन दैट डेट व्हेन यू आर परचेजिंग दैट कंपनी एज ए सब्सिडरी कंपनी, मोर देन 50% शेयर, ऑब्वियसली तुम खरीदोगे, 10-20 शेयर तो खरीदोगे नहीं, मोर देन 50% या पूरे शेयर खरीद लोगे। उस दिन कंपनी के पास क्या क्या पड़ा है वो सब आपका है, और वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। रीजन कैपिटल प्रॉफिट का मतलब फ्री का प्रॉफिट, कैपिटल गेन, जिसपे आपने कोई वर्किंग नहीं की। सिंपल, मैं नीचे जा रहा था, वहां 1000 पड़े थे, कैपिटल गेन, मैंने बिल्कुल ट्यूशन नहीं पढ़ाई उसके लिए, जिसके भी गिरे होंगे फ्री के हैं, मतलब आई डिडंट टीच एनीथिंग। बट आपसे 1000 लेने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है, समझो, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो जो फ्री में मिलता है ऐसे ही, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन, क्योंकि वो तब मिलता है जब आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते हो। हर बात पे ध्यान देना, बातों बातों में मैं कोई मेन चीज बता दूंगा। जब आप कोई कैपिटल एसेट खरीदते हो बेटा, कोई बिल्डिंग, कोई मशीन, या आप कोई लायबिलिटी वाली आइटम को रिडीम करते हो, रिडम्पशन करते हो, मजेदार बात क्या है ना, सैम 4 तक सब देख चुके हो आप, मैं बोल सकता हूँ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जब आप कोई लायबिलिटी रिडीम करते हो तब भी आपको गेन होता है, वो गेन भी कौन सा है, कैपिटल गेन। जब आप किसी कंपनी को परचेज करते हो तो वेंडर से जो आपको फायदा हुआ वो भी क्या है, कैपिटल रिजर्व। अमलगामेशन जैसा चैप्टर आप कर चुके हो, जहां आप एक ट्रांसफरी कंपनी हो और आपने किसी कंपनी को खरीदा और उसको खरीदने पे आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो मैं आई थिंक समझा चुका हूँ आपको कैपिटल प्रॉफिट क्या है, जो किसी कंपनी को खरीदने पे तुम्हें फायदा होगा। तो वहां क्या क्या तुम्हें मिला उस दिन, लेकिन आपको पता है 1 जनवरी 20 की बात हो नहीं रही, 1 अप्रैल 20 की 19 की बात हो रही है। तो कोई बात नहीं, यहां से लेकर यहां तक कोई सीन चेंज तो होगा नहीं। जो चीज 1 अप्रैल 19 को पड़ी है वो 1 जनवरी 20 तक भी पड़ी है, चेंज होगा क्या कुछ नहीं, क्योंकि चेंज की तो दो ही डेट्स है ना, या तो ओपनिंग डेट होती है या क्लोजिंग। 31 मार्च को जाके ये सरप्लस काउंट 3000 नहीं रहेगा, ये 3000 से बढ़कर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो कैपिटल प्रॉफिट कैसे आएगा, उसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट।
करिए स्टार्ट बेटा, अब कॉपीज की बीच में बात आएगी। फिर जब कोई मेन क्वेश्चन आएंगे फिर हम वहाँ लाइव भी करेंगे, आपके लिए तो भी लाइव ही है। तो हेडिंग लिखें वर्किंग नोट्स, आप सबके लिए वर्किंग नोट्स ही मेन मेंशन है चैप्टर की। लिखो बेटा वर्किंग नोट्स। और सबसे पहले आप लिखोगे पहला वर्किंग नोट, एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमारे पास 1 अप्रैल 19 को क्या पड़ा है, क्या पड़ा है? लिखो बैलेंस ऑफ सरप्लस, पीएल काउंट जहां भी मिले उसका नया नाम क्या है? सरप्लस। तो लिखो बैलेंस ऑफ सरप्लस, बैलेंस ऑफ सरप्लस ऑन 1 अप्रैल 19, बैलेंस ऑफ सरप्लस एज ऑन 1 अप्रैल 19 3000। और एक एस की बैलेंस शीट में होता है तो क्या दिया है? सरप्लस के अलावा कोई जनरल रिजर्व है? रिजर्व है। तो लिखो बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन, चाहे देख के लिखो या जैसे मैं बोल रहा हूँ वो अगर आप कंफर्टेबल हो तो उसको सुन के लिखो। बैलेंस ऑफ रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 19 15,000। बैलेंस और रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 19 15,000। सरप्लस काउंट का बैलेंस 1 अप्रैल 19 3000। और एक थर्ड और आइटम है, क्या है? ये हम अभी देखते हैं क्या है। अब यहां देखो बेटा एक डिफरेंस था, 3,000 और 10,000 का डिफरेंस कितने? मैंने आपको बोला कि ये 7,000 क्या है, तो आपने कहा कि सर वो ये होगा ना कि 3,000 ओपनिंग बैलेंस था और वो ओपनिंग से क्या बन गया क्लोजिंग 10,000। तो कैसे बढ़ता है बैलेंस सरप्लस का? हम पैसा कमाते हैं। तो मेरा 3,000 अगर 10,000 हो गया तो मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया। अगर वो 3,000 1,000 रह गया तो लॉस हुआ, पूरा साल लॉस हुआ। तो ये बेटा 12 महीने का प्रॉफिट है या 12 महीने का लॉस है, जिसे हम कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। यू कैन से नेट प्रॉफिट। इस पे बहुत सी स्टोरीज है। अभी जितना इजी दिख रहा है, ठीक है, आप जैसे से आगे बढ़ोगे 10 क्वेश्चन तक तुम देखोगे ये इतना इजी नहीं होता, टेक्निकल बन जाता है। क्या निकालना? करंट ईयर का प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इस सेक्टर में हमारे लिए। जब ये कर लोगे तो बाकी सब इजी होगा। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है एस लिमिटेड का? किसका? एच की तो हम बात ही नहीं कर रहा कहीं भी। एच की बैलेंस शीट देखो ही मत, वो तो देखेंगे जब हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। अदरवाइज हम किसको खरीद रहे हैं? एस को। हमें सब कुछ एस का देखना है, एस का। तो एस के पास ओपनिंग बैलेंस 3,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है। इसका मतलब हमने करंट ईयर का प्रॉफिट कितना कमाया? 7,000। जबकि ये जो तुम्हें स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इसमें आपको वो वर्किंग नोट अलग से नहीं मिलेगा, बट आपको इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करोगे आप। ये तो सोल्यूशन है ही है, साथ में यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके साथ ही इसी का पार्ट है मतलब वो। और वहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। बट मजेदार चैप्टर है ये, बोरिंग नहीं है कुछ किसी एंगल पे ना, जैसे हम अमलगामेशन में बोर हो जाते हैं।
वैसा नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, वो कैसे आएगा? सिंपल, प्रॉफिट का नाम बैलेंस शीट में किस नाम से दिया होता है? सरप्लस नाम दिया होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस 10,000, ओपनिंग बैलेंस 3,000, डिफरेंस इज 7,000। ये आपका आंसर आ गया करंट ईयर का। अब इस क्वेश्चन में तो आई नो कुछ नहीं था, आपको वैसे ही समझ आ गया था, 10 - 3 7 होते हैं, बट इसमें बहुत से पॉइंट्स हुआ करेंगे, तो हम डे 1 से गुड हैबिट्स में जाएंगे और एक अलग से ये बनाया करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है, आपको याद है जब हम कॉर्पोरेट काउंटिंग करते थे सेम 2 में, फाइनल काउंट्स के अंदर हम ये बोलते थे कि आपको, नहीं मैं आपको नहीं बोल रहा, वैसे रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, कि हम क्या करते थे, हर साल के प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते थे। मैंडेटरी होता था हर कंपनी के लिए, है ना, कि हर साल आपको अपने सरप्लस में से जनरल रिजर्व में डालना है। वो कितने %, वो डिविडेंड्स पे कुछ डिपेंड होता था। इसका मतलब इस कंपनी ने भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, चेक करोगे, इंफॉर्मेशन है आपके पास। जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं? एस कंपनी को देखते रहना, एच को देखना भी नहीं है। आपको मिलेगा ही नहीं कोई पॉइंट। आपको जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस तो पता है, ओपनिंग पता ही नहीं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि रिजर्व या जनरल रिजर्व एक ही बात है बेटा, रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? माइनस ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? पता नहीं, दिया नहीं, तो 15 ही मान लो, क्योंकि जब आपको नहीं दिया तो आप क्या मान लोगे, जनरल रिजर्व पहले से बड़ा है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ये बताओ एस लिमिटेड की सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं क्लोजिंग? मान लो इसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी, बताओ शुरू में कितने की पड़ी होगी? दिया नहीं, तो क्या मानोगे? दो चीजें हैं सर, या तो मैं ये मानूंगा सारी की सारी इसका खरीदी, ये कैसे होता है? तो इजी अजम्पशन क्या है? सेम। और उसको छोड़ो, 1 2 3, यहाँ 10 टेबल पड़े हैं, आज 31 मार्च है, 10 टेबल पड़े हैं, बताओ ईयर के स्टार्टिंग में कितने टेबल्स है मेरे पास? 10 ही होंगे। अब सर पूरा साल मैं यहाँ रहा हूँ, मेरे सामने कोई नया टेबल तो आया नहीं ना, आप बता रहे हो कोई नया टेबल आया, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? पहले से थी, जो स्टेज से तुम आए हो, बताओ 1 साल पहले वहां पे क्या था? स्टेज से थी। तुम लास्ट ईयर भी आते थे इंस्टीट्यूट में, तब भी ये स्टेज थी। अब आप बोलो सर कुछ नया बताओ, फिर हम उस हिसाब से बताएंगे आंसर, अदरवाइज तो एक सिंपल अजम्पशन है कि जो क्लोजिंग में पड़ा है वो ओपनिंग में देगा। बैक टू बैक 2 3 एग्जांपल दे दी, दिमाग सेट हो गया इसमें आपका। ये अजम्पशन लेना कि अगर जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया तो ओपनिंग में भी 15,000 है, क्लोजिंग में भी 15,000 है। इसका मतलब हमने अपने प्रॉफिट का 1 रुपया भी उसको दिया नहीं, 1 रुपया भी उसको नहीं दिया, क्योंकि हमें उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं पता। इसलिए हमने जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, ये देखो, तूने उसने पूछा नहीं, मैं आपका फेस चेक कर रहा था, अब लिख रहे थे बस, यहां तक तो ठीक है बेटा 3,000 क्यों उसने बोला है, पर यहां तुमने क्यों नहीं पूछा कि सर ये जो आप 15,000 लिखवा रहे हो, ये 1 अप्रैल 19 को नहीं है, ये तो हमें 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट में दिखे बने। कहाँ लिखा है जनरल रिजर्व के लिए? अच्छा वहां लिखे, चलो इसमें आगे पूछा नहीं, बच गए। अगर ये नहीं लिखा तो पूछते पक्का फिर नहीं नहीं नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इसके लिखे की वैल्यू नहीं है। मान लो इसको पेंसिल से काट दिया है, बुक में नहीं लिखा, मान लेते हैं बुक में नहीं लिखा, तब भी बेटा ये असम्पशन देख, अगर आपको नहीं बता रखा कि जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में कितने का है, तो आप मानोगे कितने का है। जैसे बेटा क्लास कटेगी आपको सेम आईडी से द्वारा ज्वाइन कर लेनी इमीडिएटली, ठीक है। तो ये असम्पशन दिमाग में सेट होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसी है, बस ये बेसिक समझाने के लिए इंट्रो है हमारी ये। तो 1 अप्रैल 19 बुक में लिखा है, नहीं लिखा होता तब भी मैं यही मीनिंग लेता कि शुरू में ही पढ़ा है। अब अगर एग्जामिनर बताएगा कि शुरू में 12,000 का था तो मीनिंग बनेगा,
अगर मैं, चलो मैं एग्जामिनर हूं, मैंने बता दिया आपको कि मेरे कहने पे इसको 12,000 कर लो, बुक में 12,000 कर लिया, तो ये 15,000 की जगह पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब जब मैंने एस लिमिटेड को खरीदा, जैसे मैंने प्लॉट का एग्जांपल दिया, जिस दिन मैंने प्लॉट को खरीदा उसमें 3-4 ट्रीज हैं, वो मेरे ही हो गए। ऐसे ही जब मैंने इस कंपनी को खरीदा, इस कंपनी के पास जर्नल रिजर्व कितना पड़ा था? 12,000। क्योंकि मैं कंपनी को किस दिन खरीदूंगा बेटा? या तो मैं 1 अप्रैल को खरीद लूंगा, या जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कभी तो खरीदूंगा। तो एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर खरीदो या फर्स्ट डे खरीदो, जो उसके पास पड़ा है पड़ा ही है, क्योंकि वो चेंज कब होना है? ईयर के एंड पे। इसलिए जनवरी, सॉरी, 1 अप्रैल को जर्नल रिजर्व अगर 12,000 है, तो 1 मई को कितना है? 12,000। समझ आ रहा है? नहीं, अगर 1 अप्रैल को 12,000 है, तो बताओ 1 मई को कितना है? इसमें कौन सा इंटरेस्ट ऐड होने? 1 जुलाई को कितना है? 12,000, और 12,000 रहेगा, तो वो ऊपर पड़ा है। इट मीन कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट कितना होता है? सिर्फ 12,000। क्लियर? लेकिन अगर ये लिखा है कि क्लोजिंग बैलेंस 15,000 है, जो कि बैलेंस शीट खुद ही बता रही है क्लोजिंग बैलेंस 15,000, वो भूल जाओ कि वो लिखा है 1 अप्रैल। क्वेश्चन में 1 अप्रैल लिखा है, उसको भूल जाओ। बैलेंस शीट बता रही है कि फर्स्ट जो बैलेंस शीट है उसमें 15,000 है क्लोजिंग बैलेंस, और ओपनिंग कितना है? 12,000 है। मैं लिख देता हूँ ये बात। बैलेंस शीट ये है आपकी एस लिमिटेड की, और उसमें लिखा है जर्नल रिजर्व 15,000। कोई डेट नहीं लिखी, यहाँ कोई डेट नहीं लिखी, और ऊपर बैलेंस शीट किस डेट को दी है? तो ऑब्वियसली ये जो बैलेंस है बेटा 15,000 का, वो क्या है? क्लोजिंग की ओपनिंग? क्लोजिंग। ओपनिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसी को ओपनिंग मान लो। एक तो ये बात खत्म हो गई हमारे बीच में। पर अब अगर ये लिखा है कि ओपनिंग है, यही जर्नल रिजर्व 1 अप्रैल 19 को 12,000 का था, फिर तो नहीं मानोगे ना कि वो 15 था। लिखा है, फिर उसके ऊपर क्या क्वेश्चन है? तो इसका मतलब ओपनिंग में 12,000 का था, तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट 12,000 से आएगा, और फिर 3,000 उसके पास कहां से आएगा? यस, वेरी गुड, ट्रांसफर। 12 से कोई चीज 15 बनी है अगर, तो 3,000 उसको ट्रांसफर किए होंगे। वो ट्रांसफर करने वाला कौन सा इंसान होता है? क्या नाम होता है उसका? कंपनी के जर्नल रिजर्व को कौन देता है पैसा? सरप्लस काउंट, प्रॉफिट कंपनी का। इंसान मतलब वो नहीं बोला मैंने कि कौन सा इंसान है, कौन देता है मतलब? सरप्लस काउंट। एक ही तो है। आप मुझे 10,000 फीस दे रहे हो, किसने पे की होगी? मैं बताऊं, पेरेंट्स ने। चेक करो, मेरा गैस ठीक था? क्योंकि मुझे पता जॉब करते करते नहीं आप, नो इनकम। जब आपकी कोई इनकम नहीं, तो आप जो 10,000 फीस दे रहे हो, किससे लेके दे रहे हो? पेरेंट्स से। तो अब उसे गैस की जरूरत है, पता ही था, सबको पता था ये बात, कि जो बच्चा फीस लेके आ रहा है पेरेंट्स से लेके आ रहा है, उसकी अपनी इनकम तो है नहीं कुछ। तो इसलिए बेटा यहाँ पे अजम्पशन जाएगी 3,000 का जर्नल रिजर्व जो बढ़ गया, ओपनिंग में 12,000 का था और क्लोजिंग में 15,000 का, पक्का इसे सरप्लस ने दिया है। पक्का पक्का किसने दिया है? सरप्लस ने दिया है। तो सरप्लस जो हम जो हम करंट ईयर का प्रॉफिट 7,000 मान रहे थे बेटा, 3,000 और है इसके अंदर, क्योंकि 3,000 इसने किसको दे दिया? जर्नल रिजर्व को। इट मीन बिजनेस को प्रॉफिट तो हुआ था, इट मीन बिजनेस को प्रॉफिट 7,000 नहीं हुआ, मोर देन दैट, 10 हुआ था। मैंने ये स्टोरी ली है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि करंट ईयर का प्रॉफिट हम हर क्वेश्चन में निकाला करेंगे। इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं जरूरत पड़ी क्योंकि वो सिर्फ 10 और 3 का डिफरेंस था, और बना लिया वर्किंग साथ में। ठीक है, अब 7,000 ही है बस, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन जर्नल रिजर्व, और जब जर्नल रिजर्व में कोई चेंज नहीं आती तो हम क्या मानते हैं? जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है। अब ये पूरा जो आपको मैंने सुनाया समझाया, उसका एक रिजल्ट बनता है। इसके ऊपर नोट्स बनाना, कुछ डेली बेसिस जब आप क्लास लगाओगे, कुछ नोट्स बनेंगे आपके, मैं कुछ बातें नोट करनी है, वो लगाओ पेज एक। कहाँ नोट करोगे? कॉपी में या बुक में? एक पेज चाहिए होगा उसमें। ले लो कोई पेज, कॉपी का कहीं भी डिसाइड कर लो। कुछ अजम्पशंस, कुछ बातें नोट करेंगे, क्योंकि अगर वो सामने रहेंगी तो एग्जाम में चैप्टर पढ़ना आसान रहेगा। तो पहला पॉइंट लिखो आज का, और वहां नोट करना जहां से मिल जाएगा एग्जाम में। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ
when there is no information about the opening balance of journal reserve या surplus count. Then assume closing balance is same as opening balance. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ. हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रही है बात आपको? यस सर. कि आप गट्स हैं आपके भी, आप सब लोगों के. अमलगामेशन, होल्डिंग जैसे चैप्टर को हम अगर ऑनलाइन पढ़ने के लिए रेडी हैं तो बहुत बड़ी बात है. जिनकी मजबूरी नहीं है वो तो आ सकते हैं ट्यूशन. ये बड़े चैप्टर्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट में चाहिए. मैं तो हमेशा खड़े होकर पढ़ाता हूँ. बड़े चैप्टर्स हैं इसलिए इनसे खड़े होकर बात करते हैं हमेशा. मैं आज भी खड़ा हूँ, देखो खड़े होकर बात कर रहा हूँ. और आप लोग ऑफलाइन भी नहीं आ रहे. ये चैप्टर जब नाराज हो जाएंगे ना फिर एग्जाम में होते नहीं है. बैलेंस ऑफ रिजर्व और ये सब चीजों का अगर बैलेंस ओपनिंग ना दिया हो, सिर्फ क्या दिया हो, क्लोजिंग दिया हो, तो फिर ओपनिंग ही क्लोजिंग के बराबर है. ये मैंने समझाया. क्लियर हो गया? ठीक है, तो बातें भी जाती रहेंगी. नंबर 2, सेकंड इसी में नोट कर लो. ऑलवेज कैलकुलेट करंट ईयर्स बैलेंस सेपरेटली. ऑलवेज कैलकुलेट current year's profit separately. Current year's profit separately. उसके स्टेप्स हैं, लिखो. करंट ईयर प्रॉफिट के स्टेप्स क्या हैं? वापस उसी पेज पे आ गए हम. नोट का मीनिंग समझ आ गया कि हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं और खरीदने पे जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल जाएगा. वहां जनरल का बैलेंस पड़ा है, सरप्लस का बैलेंस पड़ा है, चाहे वो 1 अप्रैल को पड़ा हो या 1 जनवरी की बात हो रही है, एक ही बात है. वो तो 9 मंथ्स में चेंज तो कुछ नहीं होने वाला उसमें. तो करंट ईयर का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ये बात चल रही है. हाउ टू कैलकुलेट करंट ईयर्स प्रॉफिट. स्टेप 1, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस काउंट. जैसा कि इस क्वेश्चन में है 10 माइनस 3. क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग करेंगे ना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग तो होगा ना कभी भी. आज क्या है मेरे पास, वो क्लोजिंग है. पहले क्या था, वो ओपनिंग. तो मैंने क्या कमाया एक साल में, क्या गवाया, वो सब आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, सेकंड स्टेप, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व या रिजर्व सर, कुछ भी लिखा हो, किसी नाम से दिया हो, रिजर्व या जनरल रिजर्व. अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 15,000. इसे ही ओपनिंग मान लो. वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है कि ओपनिंग है ये, पर मान लो वो नहीं लिखा था तब भी हम क्या मानते. ठीक है. इसके बाद इस पे छोड़ देना. ठीक है. जैसे से आगे बढ़ोगे इसमें पॉइंट्स आते जाएंगे. इसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट आएगा,